बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फैसला कुन घड़ियाँ आन पहुंची हैं और आइंदा चंद रोज़ में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ तमाम अरकान असम्बली अपना हल्फ उठाएंगे और बाद में वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन भी होगा और इस मुल्क के नए वज़ीर आज़म का चुनाव किया जाएगा। इसके साथ साथ कल पंजाब असम्बली का बड़ा अहम इजलास है और मुल्क की तारीख में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। मरीम नवाज साहबा का लीड जो है वो सामने है और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि वो वज़ीर आला जो है वो ना बन पाएँ। इसके अलावा आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन कहें या सरबराह कहें वक्ती तौर पे गौहर अली खान साहब जो हैं, उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि वो IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि जो अगली केस है वो ना दी जाए, जो इलेक्शन में धांधली हुई है उसके मुतालिक आगाह करने जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि पहले भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि IMF की किस्त जो है वो रुकवाई जाए और शौकत तरीन साहब और बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी भी हुई थी। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि आने वाली हुकूमत को सबसे बड़ा जो चैलेंज है सबसे आने के बाद वो ये है कि वो उसने IMF के साथ एग्रीमेंट करना है और IMF के साथ माशी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो चलना है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो ख़त लिखने जा रही है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पीपल पार्टी की जो आइनी इदारों के सरबराह बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट जरदारी साहब होंगे, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलेगा, बाकी गवर्नर्स के ओहदे मिलेंगे, तो उस पर भी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज कादर मंदो खेल साहब, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदर सदीक साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। और फिर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करेंगे कि उनकी हुकूमत को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और वो किस तरह इनसे निपटेंगे। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कादर मंदो खेल साहब के साथ। कादर साहब, मुझे बताइएगा कि आपका एग्रीमेंट तो हो गया नून लीग के साथ, सियासी इत्तेहाद तो बन गया, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसको उस पर ओवरकम करने के लिए, उससे काबू करने के लिए, उससे निपटने के लिए जो है वो क्या पीपल पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, क्योंकि आप लोग कबीना में हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए जावेद बलोच साहब, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी एक ट्रायंगल के तौर पे इस वक्त सामने आई है। एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNAs है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की है और तीसरी पोजीशन जो है ना पीपल्स पार्टी की है। अगर पीपल्स पार्टी इन दोनों में से किसी को सपोर्ट ना करे तो आप मुझे बता दें, क्या ये असम्बली खड़ी हो सकती है, ये हुकूमत जो है ना बन सकती है? जो कि नहीं, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि PTI से तो हमारा कोई रब्ता है ही नहीं है। लिहाजा हमने पुराने जो हमारे इत्यादी रहे PDM के वक्त में उनको ऊपर हमने अमीन कर दिया। अच्छा, पिछली 16 महीने की जो हुकूमत है उसमें भी बहुत सारे बातें हमारी तरफ से उनकी तरफ से भी आती थी। गो के सारे जो ओहदे थे वो तो नून लीग के पास थे, हमारे पास तो 2-3 वजारतें थी जिसकी परफॉर्मेंस भी हमने दिखाया है, लेकिन फिर भी वो कहते थे कि नहीं जी पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। तो लिहाजा बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने ये फैसला किया कि फुल फ्लैज इन्हीं को हुकूमत करने दें, इवन की असम्बली में भी रुकावट ना हो, स्पीकर भी उनको दिया जाए, ताकि ये ना कह सके कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फला फला हमारे साथ शरीक है, उसकी जिम्मेदारी है। तो इस बेस पे हमारी पार्टी ने, हमारी CAC ने यह फैसला किया है और अब देखते हैं सूरत हाल क्या है। बाकी जो आईनी ओहदों की आपने बात की है, सदर पाकिस्तान का जहां पहले से बिलावल साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम अनाउंस किया है, तो वो तो हमारे कैंडिडेट रहेंगे। हमारे कैंडिडेट तो सेनेट चेयरमैन के लिए भी रहेंगे और हमारे कैंडिडेट तो बाकी ओहदों के लिए भी रहेंगे। तो उसके ऊपर कहाँ तक नून लीग हमारे साथ इत्तेफाक करती है, कहाँ तक नहीं करती है। लेकिन उसके अलावा आप देख रहे हैं सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो एक आईनी ओहदा है। उनकी हुकूमत की जो लेन देन है, हुकूमत की जो इख्तियारात है, उनसे कोई सरोकार नहीं होता है। हुकूमत फुल फ्लेज काबीना के साथ जो ना अपने फैसले कर सकती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा फैसला है। जो 16 माह की हुकूमत में जो तनकीद की जा रही थी, तो अब मेरे ख्याल में तनकीद अगर अच्छा ही होगा तभी नून लीग के खाते में, और अगर तनकीद होगा तभी उनके खाते में। ठीक है। अदर भाई, मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं इलेक्शन के लिए, जो वज़ारत उज़्मा का बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, गो कि आपका क्लेम है कि 180 सीटें आपके पास हैं, लेकिन जो दादोशुमार नज़र आ रहे हैं वो तो वो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। लेकिन इससे पहले आज गौहर अली खान साहब ने IMF को ख़त लिखने का फैसला किया है। पहले भी आपने ये कोशिश की थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये कहा था कि ख़त लिखा जाए, IMF की किस्त रोकी जाए।
तो इससे मुल्क को नुकसान नहीं होगा? आपकी सियासत तो ठीक है, आपकी आपकी रेटिंग भी आ जाएगी, आपके जो है वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं होगा इससे? बहुत शुक्रिया जावेद लोई साहब, ये समझ की बात है ना। स्टेट्समैन बन के सोचना है कि इस मुल्क में जाली मैंडेट से मैंडेट चोरी करके एक हुकूमत आ रही है जिसने मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है, और कंप्रोमाइज करके इन्होंने फायदे करते हैं, उसमें एडवांटेजेस लेते हैं, किक पैक्स के शक्ल में, कोई और कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में। तो इस हुकूमत पे तो एतबार नहीं है ना। तो हमने तो हमारी तरफ से अगर जाएंगे तो फैक्ट्स जाएंगे कि इस मुल्क में जो जमहूरियत आई है, जो गवर्नमेंट सिलेक्ट होकर आई है, क्वेश्चन में गालबन ये नहीं होगा कि किस दे या ना दे। IMF तक हकायक रख रहे हैं और हकायक आने चाहिए, ये हमारा राइट है कि हमने बताना है पूरी दुनिया को ये पाकिस्तान के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, या जमहूरी गवर्नमेंट किस तरह बनाई गई है, किस तरह हैंड पे और किस तरह फेविकॉल लग के ये हुकूमत जुड़ी पड़ी है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो ये तो हकायक आने चाहिए। आईने पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि इस तरह से इलेक्शन होने हैं। नहीं सर, वो अजहर साहब वो कह रहे हैं कि हम IMF को लिखेंगे कि इन हलकों का ऑडिट करवाया जाए और ऑडिट के बाद फैसला किया जाए कि किस देनी है कि नहीं देनी। तो ये तो डायरेक्ट जो है वो किस रोकने के है ना, एग्रीमेंट ना किया जाए। देखिए मैं बताऊं आपको जावेद बलोच साहब, सवाल बड़ा वाजे है, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? इलेक्शन कमीशन के सामने आज मैंने यही रखा है, ये कौन सा बड़ी बात है भाई? ये अगर आप नीयत आपकी साफ होनी चाहिए तो आज मैंने यही कहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कल ये बहाना बनाया जाएगा जनाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ले जाए। मैंने 2 हलकों के हवाले से बताया, मैंने कहा सबूत सामने है, फॉर्म 45 सामने है, फॉर्म 47 सामने है। इलेक्शन दादरी में एक कैंडिडेट को जबरदस्ती बिठा लिया, रिटायर कर लिया गया, अगवा, पर्चे, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। इसमें कुछ कौन सी तहकीक की जरूरत है? इलेक्शन कल खत्म करा दें उन हलकों के अंदर। यानी ये तकरीबन समझ लेना कि ये कोई 80 के करीब हल्के बनते हैं, 80 के करीब हल्कों में इलेक्शन दोबारा करा लें, ये कौन सा कोई बड़ी बात है? बड़ा सिंपल सा इशू है। आप नहीं मानते फॉर्म 45 को या 40, हालांकि फॉर्म 45 और 47 को एग्जैक्ट इस पोजीशन में ले ले तो वो मुकाबले कबूल। वजह देखिए, वजह क्या है? हुकूमत हमारी है, हमने चलानी है। हम IMF से बेहतरीन डील कर सकते हैं, हमें इन पे एतबार नहीं है, जो कि मैंडेट हमें दिया गया है इस मुल्क को आपने चलाना है। चले आप मैंडेट जो है वो नहीं मान रहे। मंदोखेल साहब, ये सादा सी बात है सर कि अदर भाई कह रहे हैं कि जी बड़ी सादा सी बात है, हम तो खत लिखने जा रहे हैं और IMF को लिखेंगे कि एग्रीमेंट करे ना करे। तो ये इतनी सादा सी बात है कि बड़े आराम से जो है वो कानूनी फॉर्म भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ जा रही है IMF के पास। देखिए 2007 में हमारी कायद को शहीद किया गया, हमने पाकिस्तान का खप्पे लगाया, नारा लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब। 2018 में RTS सिस्टम उठा के इस मखलूक को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए। हमने आवाज लगा है बिलावल साहब असम्बली में, इमरान खान का दम बड़ा हम तुम्हारे साथ है। आज अगर पुख्तनख्वा में इलेक्शन हुआ है, जहां से ये जीत रहे वहां तो फेयर इलेक्शन हुआ है, बाकी सूबों में अगर वो नहीं जीत रहे या चंद सीटें जीत गए तो वहां वो पाकिस्तान के खिलाफ। अब मुझे बताओ दहशतगर्दी का डेफिनेशन क्या है? कत्ल, गारत, बम ब्लास्ट वगैरह सारा है ना, ये डेफिनेशन अजहर साहब वकील है, बेहतर डेफिनेशन कर सकते हैं। ये बताओ मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है? मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या ये मुल्क दुश्मनी में नहीं आता है कि आप अपनी इलेक्शन जो आप चाहते हो कि पूरा पाकिस्तान जीत जाए, आप न जीत सके, आप IMF को पाकिस्तान की जो किस्त है वो रुकने के, इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है? आपने जो 9 मई में जिस तरह शोदा के यादगारों को जिस तरह जिना उस पे कोर कमांडर उस पे दूसरे पे जलाओ गिरा जो किए है, वहां तो आप कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, सारी वीडियो मौजूद है, जियो फेंसिंग मौजूद है, क्राइम सीन मौजूद है, स्पीचेस मौजूद है, वहां तो आप कहते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, जबकि आपके सारी दलाल के साथ आज एक मरतबा फिर आप पाकिस्तान को दलदल की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ी गद्दारी और मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन क्या है, जरा ये मुझे बता दें। दूसरी बात ये मुझे बता दें कि यहाँ कराची में जहां जाली मैंडेट के जरिए 2018 में इनके लोग जिताए गए, आज वो वही सीटें उठा के उन्होंने MQM को दे दी है, जबकि मेरे वाला सीट मैंने जमनी खाबारे को छोड़ा था और MQM के मुस्तफा कमाल साहब को 4थे नंबर पे छोड़ा था, मुस्लिम लीग नून पूरे PTM दूसरे नंबर पे आई।
आज मेरे हल्के में जिस तरह अफरा तफरी हुई, जिस तरह हमारे जालू ने वोट छीने, 25 से 30 हजार बैलेट पेपर आज भी मेरे पास है, मैंने इलेक्शन कमीशन को दिखाया था। आज भी इलेक्शन कमीशन के सामने मेरे ये सवाल है कि 3800 वोट देने वाले मुस्तफा कमाल ने जो पूरे थैले भर भर के अंदर डाले हैं बैलेट बक्सों में, उसके ऊपर तो आपकी कोई कार्रवाई नजर नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन ने, आपके आरओ ने, आपके डीआरओ ने, सब ने ये रिपोर्ट दी है कि जो वीडियो एमक्यूएम ने मेरे हवाले से चलाई थी वो एडिटेड थी। उसके खिलाफ तो सारी रिपोर्टों के बावजूद एक हफ्ते बाद एमक्यूएम के लोग वहां से प्रिजाइडिंग अफसर को जबरदस्ती ले जाके थाने से एफआईआर मेरे खिलाफ कटाए, जबकि मेरी दरखास्त 9 फरवरी की, बल्कि सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल का लेटर पड़ा हुआ है कि एमक्यूएम ने जो इस तरह ये पोलिंग स्टेशनों में घुस के ठेले ले जाके खवातीन की वीडियो सारे मौजूद है। उस पे इलेक्शन रूल्स का सेक्शन 171, 172, 173 कहते थे फायर की जाए, जो कोर्ट में हमने 22 की पिटीशन दाखिल की है। तो आप मुझे बता दो, ये चीजें तो पीटीआई को नजर नहीं आ रही। और मेरे नीचे, मेरे हल्के के नीचे से जो है, यानी ऊपर एमएनए का सीट जो है ना वो मुस्तफा कमाल साहब को दी थी, नीचे सूबाई 112 जो है ना वो पीटीआई को दे दी है। मैं सर वापस आता हूं आपके पास। बात कर रहे थे कि जो हुकूमत बनने जा रही है उसको जारी बात है काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फरमा दिया है कि पीपल पार्टी साथ तो दे रही है गवर्नमेंट का नून लीग का, लेकिन नून लीग और पीपल पार्टी दोनों जो है वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहेंगे। मौलाना की हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टेटमेंट आती है, कोई ना कोई नया जो है वो रुख आता है। राणा साहब, इस पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि पीपल पार्टी आपको ब्लैकमेल करती रहेगी, आप पीपल पार्टी को ब्लैकमेल करते रहेंगे, हुकूमत कैसे चलेगी? तो आप क्या कहेंगे कि जो सियासी इत्तेहाद बना है वो किस हद तक मजबूत रहेगा? नहीं, देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो अगर हम मौलाना साहब को कोलिशन में शामिल कर लें तो क्या मौलाना साहब फिर ये कहेंगे कि वो हमें ब्लैकमेल करेंगे? तो ये ऐसे नहीं होता। देखें, बात ये है कि दो मैच्योर पार्टीज हैं, बड़ी जमातें हैं, और जिस तरह का मैंडेट आया उसके अंदर हमने तो कहा था कि आजाद उम्मीदवार जो हैं, जो अब सुन्नी तहरीक में सुन्नी गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन ना वो पीपल्स पार्टी से बात करना चाहते हैं, ना वो हमारे से करना चाहते हैं, तो वो तो फिर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते ना। तो इसके अंदर यही सोल्यूशन था कि दो बड़ी जमातें बासमेत एमक्यूएम मिलके कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करें, ताकि मुल्क से ये जो अनसर्टेनिटी है इलेक्शन के बाद जो हुकूमत फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हो, और हम मिलके मुल्क को इस माशी बहरान से और ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो बिल्कुल इसके अंदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमने बजट पास कराना है तो बजट तभी पास होगा अगर उसको एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, और अगर हमने उसमें बजट में अमेंडमेंट लेके आनी है तो वो तभी मुमकिन होगी कि उसको दोनों जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो सपोर्ट करें। तो इस चीज का इदराक और एहसास रखते हुए ये जमातें इकट्ठी हुई हैं कि मुल्क के मफाद के अंदर हमारी अपनी जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी इलेक्शन में हमने नाराबाजी की एक दूसरे के खिलाफ, जो भी बयानबाजी की, उसको हमें साइड पे रखना है और हमें मुल्क को आगे लेके जाना है। क्योंकि अगर ये हम नहीं करते तो और कंफ्यूजन फैलेगी और बहरान जो है वो मजीद गहराई हासिल करेगा। तो हम इकट्ठे हुए हैं और अच्छी नीयत के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें पुरुमीद रहना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हमें अवाम तो राणा साहब ये जो 180 का फिगर आ रहा है तहरीक इंसाफ का, इससे कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये 180 कह रहे हैं और 260 नहीं कह रहे या 216 नहीं कह रहे, कि जितने इन्होंने कैंडिडेट जो खड़े किए उन सारों पे कह देते हैं हम जीत गए। देखिए, बात ये है कि ये तो दो जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे अदालतें हो, उन्होंने फैसला करना है कि इनका मैंडेट 180 का है या 216 का है या 100 का है या 50 का है। हमने तो नहीं करना, हमने तो इलेक्शन नहीं कराया, ना पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कराया ना एमक्यूएम ने कराया। तो इसका फैसला जितना मर्जी ये पाकिस्तान की साख को गंदा करें इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जितना मर्जी ये शो आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं साहब, आईएमएफ के पास भी जा रहे हैं कि खत लिखेंगे कि किस ना दें, एग्रीमेंट ना करें। नहीं तो अब आप इनकी नीयत का अंदाजा लगा ले कि आईएमएफ का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। लेकिन ये इस एजेंडे पे हैं, जिस तरह ये पहले एजेंडे पे थे कि मुल्क को इनको हमने आईनी तरीके से बाहर निकाला, इन्होंने ना ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया, पंजाब हुकूमत केपी की हुकूमत गिरा दी, आईएमएफ को तब भी खत लिखा जबकि आईएमएफ की जरूरत थी उस वक्त पाकिस्तान को कि वो मायदा होता है। इन्होंने कहा ये दो सूबे जो हैं ये उस मायदे का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर ऑडियो लीक्स में
वो जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुई वो सबने सुनी। तो आज भी ये उसी रास्ते पे हैं कि ये चाहते हैं कि मुल्क जो है ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान के साथ नहीं चलेंगे। तो भाई आप अपने आप को अगर लगता है रिगिंग है, आप अदालतों में जाएं, आप ईसीपी के पास जाएं। आप क्यों कह रहे हैं, ये तासुर क्यों दे रहे हैं, क्यों ये आप आज प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल अदारे मुल्क के साथ नहीं चलेंगे, कोई इस मुल्क हुकूमत को नहीं मानेगा? क्या आप चाहते हैं कि मुल्क बहरान में चला जाए? चलें, मैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लूँ सर, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ले लूँ। अदर भाई मुझे बताइएगा कि कादर मंदोखेल साहब ने एक नुक्ता उठाया कि मुल्क दुश्मनी और गद्दारी की डेफिनेशन क्या है? आप वकील हैं कि मामला जो है पाकिस्तान का है, सियासी जमातों का है, इलेक्शन का है, और आप ख़त लिखने जा रहे हैं IMF को कि IMF इंटरवीन करे, केस ना दे, एग्रीमेंट ना करे, तो ये तो आपस की बातें हैं। अगर कोई तीसरा कोई थर्ड पार्टी आएगी तो उससे तो नुकसान होगा मुल्क का। मेरे कादर मंदोखेल भाई वकील है, मैं हैरान होता हूँ, जुबानी कलामी प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली हैं। आज ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसके बारे में इलेक्शन के खिलाफ कैंपेन चलाई थी। आज चूंकि सीटें मिल गई हैं, सदारत मिल गई है और अपना सीटें मिलके एंजॉय करना है आपने तो मुल्क का पहले ही सत्यानाश कर दिया PDM 1 बना के। 2 में क्या करेंगे? मुल्क दुश्मन की ये होता है। अगर कोई मुल्क दुश्मनी करेंगे आकर पर्चे होंगे। सेडिशन पढ़ लीजिएगा, सेडिशन किसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए किया जाता है, हकायक बताने के लिए नहीं है। यानी हमें बेवकूफ मत बनाया जाए खुदारा, कौम को तो बेवकूफ वहां बना रहे हैं। भैया आपका मैंडेट ही नहीं था, मैंडेट हमारा। आज भी सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। भैया आप तो नहीं है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, ना पीपल्स पार्टी है। लेकिन वजह क्या है? इक़्तिदार मकसूद है, इक़्तिदार लेना है। 40 सालों से इस मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों से क्या उम्मीद है? IMF पे लगाने वाले ये लोग, कर्जे लेने वाले ये लोग, इस मुल्क को यहाँ तक लाने वाले ये लोग। हम तो वो लोग हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं। अदर साहब KP के इलेक्शन में आप लोग जीते हैं, वो बड़ा अच्छा इलेक्शन है। पंजाब में राना सनाउल्लाह साहब हार गए, गुलाम सगीर खान जो है वो हार गए। फैसलाबाद आपने क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन अभी आप कहते हैं वो धांधली हुई है वहां पे, तो किसने धांधली की है? मेरी एक बात सुनिएगा, मैं नहीं कह रहा। हबीब अकरम ने ना एक सैंपल किया था सर्वे पूरा, उसमें 160 से 65 सीटें हैं। आपको खुद पता है पार्टी निशान ले लिया गया, इतने केस कर दिए गए, परवेज और सिकंदर को उठा लिया गया। इसके बावजूद आप जीते हैं। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर लगा दिया आपका। यानी मैं तो सिंध के हवाले से भी बड़ा डाउटफुल हूँ कि सिंध में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM जिसने कुछ सीटें नहीं लेनी थी इतनी सीटें लेगी। अल्ताफ हुसैन कह रहा है मैं इस MQM को मानता नहीं है। मैं तो वो बातें वो बतानी है कि इस मुल्क में जिस मैसिव लेवल के ऊपर आपने अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है, छापा मारा है, ये ज्यादती है। और दूसरा जानता है किसने कहा अदालतों में नहीं गए। यानी ये हर सियासी जमात इल्जाम लगाती रही है, लेकिन इस तादाद में कोई सियासी जमात अदालतों में नहीं गई। हम पिछले 6 महीनों से सिर्फ इलेक्शन के मसाइल के ऊपर अब तक हजारों पिटीशन हो चुकी हुई है इसके ऊपर। यानी अगर काउंट करके देखें, ऑब्जेक्शन पिटीशन, अपीलें, हाई कोर्ट में रिटें, सुप्रीम कोर्ट, अभी भी 200 से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के सामने पिटीशनें पेंडिंग पड़ी है। तो ये जो कहना है कि अदालतों ने अभी तक किया क्या है? इलेक्शन कमीशन तो इनके आईनी बात है सर, कानून की बात है। मंदोखेल साहब, अदर साहब तो नहीं मान रहे जी, वो तो कहते हैं कि हमारा हक है। इससे पहले आपको याद है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि 35 पिक्चर लग गए, फिर वो भी बात खत्म हो गई, अब फॉर्म 45 आ गया है। मंदोखेल साहब, तो इस सूरत में मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अजहर सदीक साहब ने मुल्क दुश्मनी का डेफिनेशन नहीं बताया, उन्होंने हुकूमत की हमारी 16 महीने की कारकर्दगी बताया। जरा इनसे ये पूछो कि आपने 3.5 साल में जो 10,000 अरब आपने लिए, आपने वो जो खाने की जो कैंप आपने बनाया, उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट बता सकते हो आप? 10 साल आपने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, आप वहां पे कोई प्रोजेक्ट बता सकते हो जो आपने किया है? एक बार सुनने दे अजहर साहब, जरा हौसला कर। सुन ले। दूसरी बात ये वकील है, बहुत सारी अदालतों से रिलीफ लिए है। आप मुझे बता दें कि जो कुछ उन्होंने माजी में किया है, जिस तरह उनके घर से तालिबान और पेट्रोल बम और ये सारी चीजें बरामद हो रही थी, क्या वो मुल्क की दुश्मनी में नहीं आता है? क्या सुन ले थोड़ा हौसला रखे अजहर साहब। आप मुझे बताओ, शोधा का क्या कसूर था जिनके मुजस्मे उन्होंने जला है, गिरा है? आप ये बताओ, MM अलम जहाज पे क्या कसूर था?
जिन्ना हाउस का क्या कसूर था, कोर कमांडर हाउस का क्या कसूर था, ये सारी चीजें तो तारीख एक गवाह है। और फिर दूसरी बात ये कि आपको 2018 में कराची से आपको जो जबरदस्ती जिताया गया, आपको क्या लेना देना था? सुन तो ले आजर साहब, सुन ले, तसल्ली कर ले मेरे भाई, ये अभी टॉक शो आपके साथ चलता रहता है। आप मुझे बता दो कि इस मौके पे हम वैसे ही कहते रहे बैठकर, इतनी बातें करते रहे, यानी ये भी मुल्क दुश्मनी है। एक सियासी जमात को, मुझे वतन को आप गद्दार साबित करना शुरू कर दें आप बगैर एविडेंस के। बताया कौन सी है, कौन सी अदालत ने कहा है सजा दी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मुल्क दुश्मन गद्दार की डेफिनेशन क्या है? क्या सौदा के मुजस्समों को जलाना गद्दारी या मुल्क दुश्मनी में नहीं आता है? क्या पाकिस्तान को मईशत की तबाह करने में IMF के खत लिखना, माजी में जो आपके टेलीफोन टेप आ गए, मैं तो हैरान हूं अदारों के ऊपर कि उन गद्दारों को क्यों छोड़ा गया जिनके टेलीफोन की गुफ्तगू आ गई है। मैं तो हैरान हूं कि इतनी नरमी क्यों बरती गई है। मैं तो हैरान हूं अदालतों ने जमानत पे जमानत क्यों दी है। अदर साहब जरा सुन ले, और आप सवाल का जवाब सुन ले, अदर भाई जवाब सुन ले जी। भाई सवाल तो जवाब तो सुन ले अजहर सिद्दीक साहब। आप मुझे बताओ, जो आपके घर से बनी गाला से या लाहौर के घर से जो पेट्रोल बम गिराया जा रहे थे पुलिस के ऊपर, वो कौन सी डेफिनेशन में आता है? गद्दारी में आता है, मुल्क दुश्मनी में आता है, दहशतगर्दी में आता है, किस में आता है? आप वकीलों बेहतर बता सकते हो। और फिर उसके बाद आप अब ये बोलने नहीं दे रहे हैं, अब आप उनके हाल देख लें। अदर साहब बोलने देना, सुन तो ले पहले। ये मुल्क चलाएंगे, शौकत खानम चलाने वाला, अस्पताल चलाने वाला समझ रहे हैं मुल्क चला लूंगे, फिर चलाए मुल्क उन्होंने, फिर बेड़ा गर्क किए। 5,000 अरब या 5,000 मुस्लिम लीग नून ने लिए जो लोन लिए, तब 5-10 साल में आपने 26,000 अरब आपने जब IMF से पैसे लिए, वो कहां पे खर्च किए आपने? वो प्रोजेक्ट बता सकते हो? आपने खैबर पख्तूनख्वा में दूध के नहरें बांध दिए, आपके कराची में जो MNA थे, MPA थे, आपने क्या किए? वो आपने पंजाब में जो MNA MPA थे, आपने क्या किए? और एक मरतबा फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा आपकी झोली में डाला गया, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। आप इसी तरह अदारों को घेराव करेंगे, इसी तरह कोर कमांडर हाउस, चीफ जस्टिस हाउस का घेराव करेंगे, इसी तरह आप जजों को गालियां देंगे और फिर बैठे बैठे आप ब्लैकमेल करके जजों से आप। मंदोखेल साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया कि गद्दारी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, कि क्या शोहदा के मुजस्मे, अदर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, कि क्या उन्होंने कहा कि जो शोहदा के मुजस्मे जलाए गए, जो इमाम आलम का जहाज जलाया गया, क्या उसे क्या उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्या? अदर साहब अब जवाब दें कि आप क्या कह रहे थे कि मंदोखेल साहब ये गलत कह रहे हैं कि जो मुजस्मे जलाए गए वो कोई और लोग थे, बाहर से लोग आए थे? कौन सा डेफिनेशन में आता है वो भी जरा पूछे। जी। एक छोटी सी बात करूं, मंदोखेल साहब वकील हैं, अपने दिल पे हाथ रखे, कलमा पढ़ के कसम खाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। यार खुदारा कोई अदालत से कोई सजा हो गई है, किसी अदालत ने डिक्लेयर कर दी, जो कि प्यार की पींगे बढ़ गई ना नून लीग के साथ, वही नून लीग जिनके खिलाफ मैं बैठा था टीवी प्रोग्रामों में, हजार बातें करते थे, आज उनकी जुबान बोल रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो किया पाकिस्तान के हिंदुस्तान भी नहीं कर सके जो आपने पाकिस्तान के साथ चलें, उन्होंने क्या दिया जो आपने पाकिस्तान के साथ खेला है। झूठ बोल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ ना, आप सच बता दो इंसान। आप मुझे बताओ पाप, कि मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं कि आपसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के हिंदुस्तान भी नहीं हो सकते जी, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया और मजीद करने वाले हैं। मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नजरिया लेफ्ट का खत्म कर दिया, आज लूटमार में शामिल हो गई है। शर्म से झुक करने का मकाम है कि ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मुल्क के लिए जान देती थी। आज एक ऐसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बन रहा है तो सारा तरीकाकार बदल गया। यानी उन्हें इस तरह आपको एहतियात करती थी, आपको चारा क्यों नहीं डाला गया, वो आपको चारा क्यों नहीं डाला गया, आपको लिफ्ट क्यों नहीं कराई गया, आपको लूटमार के लिए क्यों मुंतखब नहीं किया? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, गद्दार नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दहशतगर्द नहीं है। हमने दहशतगर्दी की नहीं बल्कि दहशतगर्दी बर्दाश्त की है। हमने गद्दारी की नहीं बल्कि गद्दारों के गर्दन पे हाथ डाला है। आपकी तरह नहीं है मुल्क दुश्मन,
आपकी तरह चलें मैं बात करता हूं सर। राना साहब मुझे बताइएगा, अदर साहब रुक जाएं। राना साहब आप फरमा दें सर कि जो हालात चल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज की सियासत है, तो इससे मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? वे फॉरवर्ड क्या है राना साहब? देखिए, तहरीके इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरूर एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर वो IMF को खत लिखता है कि आप IMF का मुआहदा ना करें और मुल्क जो है फिर डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, तो उसका नुकसान क्या मुस्लिम लीग नून को होगा या आम पाकिस्तानी को होगा या पाकिस्तान की रियासत को होगा और पाकिस्तानी कौम को होगा? तो इनको जब ये एहतजाज कर रहे हैं तो ये कम से कम मुल्क के खिलाफ तो ना चले ना। मुल्क को तो अपनी जाती सियासत के लिए, अगर आपको कोई सीटें लगता है आपने ज्यादा ले ली और कम मिल गई हैं, तो मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आप आईनी इदारों में जाएं। लेकिन आप IMF को जब खत लिखने जाते हैं तो आप अपनी जो नीयत है वो अवाम को बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अगर हमें सीटें ना मिली तो मुल्क डूब जाए, मईशत डूब जाए और ये यहाँ आम आदमी जो है वो बद से बदतर हो जाए। अगर आप ये करेंगे तो इसकी इजाजत नहीं हम आपको देंगे। इसके लिए कतन तौर पे हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी को चले अपना राना साहब ये तो रियलिटी है ना कि जो बिलावल साहब की स्पीचेस थी, जो बिलावल साहब का बयानिया था, वो तो एंटी नून लीग था ना। उनको तो जो एंटी नून लीग बयानिया था वो उन्होंने चलाया। लेकिन चलें बैठ गए तो ये फिर PDM पार्ट 2, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये PDM पार्ट 2 है और कैसे इत्तेहाद चलेगा? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है ना। अगर हम हुकूमत ना बनाते आज तो क्या ये बना सकते थे? ये भी नहीं बना सकते थे ना। तो हमने तो मौका दिया, इन्होंने उस मौके को नहीं इस्तेमाल किया। तो आखिर हमने हुकूमत बनानी थी, हमने जिम्मेदारी का एहसास किया। PDM में 13 जमातें थी, आज यहाँ 3 जमातें हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल, जहां तक बात ये कि ये शोर शराबा मचाएंगे तो क्या होगा, इन्होंने तो शोर शराबा मचा ही रखा है। इन्होंने तो ना ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया, जो कि जमहूरी रवायत थी कि ऑपोजिशन में बैठते, टफ टाइम हमें देते। इन्होंने तो 2 सूबाई हुकूमतें गिरा के मुल्क को बहरान में डालने की कोशिश की। तो इन्होंने तो मीर जाफर, मीर सादिक के नारे लगा के 9 मई के वाकयात किए। तो इनकी सियासत का तो बिल्कुल हमें इदराक है। और अवाम ने जहां इनको 100 वोट दिया है, दूसरी जमातों को 250 वोट दिया है। इनके पास 1/3 वोट है तो दूसरी जमातों के पास 2/3 वोट है। ये चीज समझें और उसके मुताबिक आगे बढ़ने दें मुल्क को। अगर ये मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाएंगे तो बिल्कुल कानूनी, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। एक बताइएगा सर कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आए थे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, मैंडेट आपको वो नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो मियां साहब का रोल क्या होगा इस नई हुकूमत में? ज़ाहिर बात है CM पंजाब मरियम नवाज साहबा होंगी, PM जो है शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो मियां साहब जो है उनका रोल क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो पार्लियामेंट में ना बैठे आफ्टर PM इलेक्शन। देखिए, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में हैं और वो PMLN के कायद हैं, इस मुल्क के कायद हैं। तो वो बिल्कुल रहनुमाई फरमाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी अगर रहनुमाई चाहिए हुई तो वो जरूर उनको गाइडेंस देंगे और इसी तरह मरियम को भी वो गाइडेंस देंगे। और वो PMLN के सरबराह हैं, ये उनकी जमात है और हम लीडिंग कोalition पार्टनर्स हैं और पंजाब में PMLN की हुकूमत होगी। तो जहां जहां उनकी जरूरत हुई, जहां जहां वो समझते हुए कि हमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है, चाहे वो PM हो या CM हो, जरूर उनसे हम गाइडेंस लेंगे और गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, उनकी सियासत, उन्होंने मफामत की सियासत की बात की है। उन्होंने इस सियासत को कभी पजीराई नहीं दी कि IMF को खत लिखें कि ये मुआहदा टूट जाए ताकि हमारे मुखालफीन को जो उनकी हुकूमत है वो उनको तकलीफ पहुंचे और मुल्क को तकलीफ पहुंचे। ये सियासत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मुल्क में इस सियासत की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुदख्खिल साहब मुझे बताइएगा कि आपका इत्तेहाद तो हो गया, आप काबीना कैसा नहीं बनने जा रहे। आपने कहा कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो नून लीग के पास होगी, अच्छे की बुरे की, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें होगी। तो जो अपोजिशन हाल करेगी कौमी असम्बली के अंदर कोई बिल पास करवाने के हवाले से या कोई हुकूमत गिराने के हवाले से, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जब तक हुकूमत कायम है उस वक्त तक साथ खड़ी रहेगी या डे टू डे अफेयर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल साथ खड़ी होगी। और एक बात मैं रिपीट कर दूं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से जो इनके नुमाइंदे असम्बली में आए
और एक डिक्टेटर के पोते को उन्होंने इस वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार बनाया है। आज भी इनके पास मौका है, अगर वो समझ रहे हैं कि इनकी वोट ज्यादा है तो ये जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़ेंगे वहां इनका कैंडिडेट खड़ा होगा, वो ले अपने कैंडिडेट। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के पास क्या चारा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पीपल्स पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ न दे, और क्योंकि पीटीआई का साथ तो हम दे ही नहीं रहे हैं, तो आप मुझे बता दो क्या ये हुकूमत बन सकेगी, क्या ये असेंबली 4 दिन चल सकेगी। आईनी और कानूनी ये खुद वकील है अपना अजहर साहब, इनको पता है अच्छी तरह। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें इनके सामने है। अब बात ये होता है कि मैं ना मानू वाली बात, अगर मुझे इख्तियारात मिल गए ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की बुनियादें मैं हिला दूंगा। तो ये बुनियादें हिलाने वाले इनकी हरकत नहीं है, तो और क्या, असेंबली में चीखेंगे चिल्लाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। क्या होगा, जो असेंबली में अक्सरियत इनकी नहीं होगी, बाकी इत्यादियों की होगी, तो वो बिल भी पास होगा, कवानीन भी पास होगा, असेंबली भी चलता रहेगा। इससे पहले भी चलता रहा असेंबली। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये जितने मर्जी है जोर, हाँ ये भी मैं कहता हूँ कि इनका आईनी हक है, ये असेंबली में चीखे चिल्लाए जो मर्जी है अपना तकारीर कर ले, मगर खुदा का वास्ता इस तरह पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम करके बेइज्जत करके, राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को नुकसान ही होगा, ये पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो, क्योंकि इनको इक़्तिदार नहीं मिला तो उसके बाद ये कुछ भी नहीं मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, जरा नए अदर साहब, आपने तमाम अपने अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर दिए, जम कर दिए, लेकिन गौहर अली खान साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, और आपके जो कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के उमर अयूब साहब, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए एफिडेविट नहीं दिया। तो आपके पास ठीक है 180 सीटें होंगी, लेकिन जो आपकी पॉकेट में वोट हैं वही मिलेंगे ना। तो क्या पीटीआई या किस तरफ रही है, आपने अपोजिशन करनी है या हुकूमत करनी है, करना क्या है? अच्छा, पहले तो मैं ना जमाल मंदोखेल साहब का मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं आज बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आज सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिसके बारे में मोदी का यार है, गद्दार है, कारगिल का वाकया और सज्जन मिटाया। आपने मौलाना के बारे में क्या कहा था? नहीं, आपने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहा जो आज मगलगीर हुए? अपना भी तो बताया। सियासत है ना सर, सियासत में बैठते हैं लोग, बात करते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की यही क्वालिटी थी, उसने नवाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज किए थे वो सुन लिए होते तो ये कभी ना बैठते। ये फर्क है, क्योंकि ये मफादात की सियासत है। जो मौलाना के बारे में कहा वो जरा बता दें। आपने बात नहीं की अदर भाई, आपने कहते हैं उनके साथ बैठ गए आज। जी ये नहीं सुनेगा। मौलाना साहब के बारे में खान साहब की जो गुफ्तगू है वो भी जरा सुनवा देना। सियासत है, लूटमार की सियासत है। इस मुल्क को लूटमार के अलावा किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। 40 सालों में 40 सालों में ये मुल्क तनहा कर दिया इन लोगों ने। अजहर साहब कुछ भी नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, टॉक शो में बात करेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। चलें अदर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, टाइम खत्म हो गया मेरे शो का। मैंने कोशिश की कि तमाम जमातों से मौक़िफ़ लें, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना, कादर मंदोखेल साहब ने जो बात की वो भी बड़ी अहम बात है। राना एहसान अफजल साहब ने बात की कि मुल्क जो है वो सबसे पहले है, अगर IMF को ख़त लिखा जाएगा या किसी तीसरी पार्टी को जो है वो इंटरवीन करने की दावत दी जाएगी तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा।